हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 2 पोलिनोमियल की इंट्रोडक्शन वीडियो को। अब आप सबको पता है इंट्रोडक्शन वीडियो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस चैप्टर की जो भी एक्सरसाइजेज है ना, उसमें बेसिक टर्म्स, बेसिक कंसेप्ट जो हैं और जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको हम विद एग्जांपल समझ लेते हैं, जिससे हमारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, बिल्कुल हलवा हो जाते हैं। अब भाई बोर्ड के अंदर जो हमारा फाइनल एग्जाम आने वाला है उसके अंदर या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के दे देता है, या कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन पुट कर देता है, या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाहर से आ जाता है। आप डरते रहते हैं कि बाहर से क्वेश्चन आ जाएगा, कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अरे डरने की जरूरत नहीं है, सारा कंसेप्ट यहाँ पे एडवांस लेवल में मैं आपको सिखा दूंगा। कैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो आपको बिल्कुल हलवा लगेगा, आप उस क्वेश्चन को फोड़ के आ जाओगे। अब भाई क्लास 10 के अंदर बच्चों हमें क्या करना है, दो ऑब्जेक्टिव अपने माइंड के अंदर रखने हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन करने। पहला ऑब्जेक्टिव हो गया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, क्लास 10th के जो चैप्टर्स है ना उनका बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लास 11 12th के अंदर भी यूज होगा, और आफ्टर 12th अगर कोई कंपटीशन बेस्ड एग्जाम आता है या कोई गवर्नमेंट एग्जाम आता है, वहां पे अगर 10th चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ जाए ना, उसको भी बिल्कुल हलवा बनाना है, बिल्कुल फोड़ के आना है। बार बार हमें कंसेप्ट सीखने की जरूरत नहीं होगी, तो यहीं से हम बेसिक कंसेप्ट सीख के चलेंगे। और साथ में इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर पॉलिनोमियल से आता है तो आप फटाक से कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं। तो मूव ऑन करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की इंट्रोडक्शन वीडियो पे। सबसे पहले बात करें, चैप्टर का नाम है बच्चों पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का अच्छे से मीनिंग समझते हैं पहले इस स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे पॉलिनोमियल को डीपली पढ़ेंगे। अभी देखो पॉलिनोमियल को मैंने क्या किया बच्चों, दो वर्ड्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला क्या है पॉली, दूसरा है नोमियल्स। पॉली का मतलब क्या होता है बच्चों, मैनी, और नोमियल्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स। मैनी टर्म्स के कॉम्बिनेशन से हमारी क्या फॉर्म होती है, पॉलिनोमियल फॉर्म होती है। और क्लास 10th के अंदर या 11th हो या 12th हो, उसमें पॉलिनोमियल लिखी कैसे जाती है वो समझ लो एक बार। देखो ध्यान से, अगर हमें पॉलिनोमियल को लिखना है तो हम कैसे डिनोट करते हैं, पी से पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। जिस वेरिएबल के अंदर भी जिस इंग्लिश अल्फाबेट में अगर हमारी पॉलिनोमियल लिखी जानी है उसको हम पॉलिनोमियल इन एक्स या फिर पॉलिनोमियल इन वाई या फिर पॉलिनोमियल इन जेड इस टाइप से डिनोट करते हैं। अब यहां पे हम एक पॉलिनोमियल को लिखते हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं, 3x² प्लस 2x माइनस 5। अब मैंने क्या कहा था, मैनी टर्म्स के कॉम्बिनेशन से हमारी क्या बनती है, पॉलिनोमियल बनती है। तो यहां पे देखो बच्चों टर्म क्या है, एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई, थर्ड टर्म ये हो गई। इनके बीच में क्या है, प्लस माइनस साइन। ये हमारे कहलाते हैं ऑपरेटर्स, जो कि हमारी टर्म्स को सेपरेट करते हैं। क्लियर बात है, तीन टर्म्स के कॉम्बिनेशन से हमारी पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल लिखी गई। ऐसे ही मान लो आपके माइंड में आ रहा है सर मैं पॉलिनोमियल इन वाई वेरिएबल लिखना चाहता हूं, तो भाई लिख लेते हैं। मान लो यहां पे 5y की पावर 3 माइनस 2y² प्लस 6y माइनस 7, ऐसे लिख दिया। अब इसका मतलब क्या, पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल। और यहां पे 5y³ क्या होगी, एक टर्म हो गई, 2y² अलग टर्म हो गई, 6y अलग हो गई और 7 अलग टर्म हो गई। बात समझ में आ गई पॉलिनोमियल हमारी कैसे लिखी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पे मैंने क्या लिखा है भाई, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, इसको वीडियो को पॉज करके आराम से एक बार रीड कर सकते हैं। इन चीजों को मैं एक बार अपने तरीके से समझा भी देता हूं। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखी है कि पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, और फिर उन सब चीजों को मैंने यहां पे समझा रखा है। देखो ध्यान से, क्या है, द टर्म पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल्स मीन टर्म्स। मैनी टर्म्स के कॉम्बिनेशन से हमारी पॉलिनोमियल फॉर्म होती है। और इन शॉर्ट ए पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज टू और मोर एल्जेब्रिक टर्म। क्या कहा है, एक पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा होता है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा टर्म्स आपको देखने को मिल जाती हैं। अब उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर या पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इट हैज वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स, एक्सपोनेंट एंड ऑपरेटर्स। 5 चीजें आपको पॉलिनोमियल के अंदर देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहली क्या है, वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट, थर्ड कोफिशिएंट, फोर्थ हमारा क्या है, ऑपरेटर और एक्सपोनेंट। इन 5 चीजों को समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक वेरिएबल पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल एग्जांपल ले लेते हैं हम।
पी ऑफ एक्स ले लिया 5x² माइनस 2x प्लस 6। ये हमने क्या ले ली भाई, एक पोलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। आप इसको वाई वेरिएबल में भी ले सकते हैं, जेड में भी ले सकते हैं, हमें तो बस इन पांचों टर्म्स को अच्छे से समझना है। सबसे पहली टर्म क्या आती है भाई, वेरिएबल क्या होते हैं। अगर मैं जनरली आपसे पूछूं बच्चों कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, मैथ को छोड़ दो, सोशल लाइफ से रिलेट करके देखो। वेरिएबल अगर मान लो मैं इंग्लिश में पूछने लग जाऊं, बच्चों वेरिएबल का मीनिंग क्या होगा, आप फटाक से आंसर क्या देंगे, सर जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जो वेरी करता रहता है, बदलता रहता है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं या नहीं कहते हैं। तो बस यही चीज है यहां पे, इस पोलिनोमियल के अंदर हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स। जो भी हमारा इंग्लिश अल्फाबेट यूज हो रखा होगा ना पोलिनोमियल के अंदर, वही हमारा वेरिएबल कहलाएगा। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू 2 पुट करता हूं मान लो पोलिनोमियल में, तो मेरे पास कुछ अलग रिजल्ट आएगा। कोई बच्चा कह देता है सर 2 नहीं, मैं तो 3 पुट करना चाहता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। अगर मैं x की जगह 3 पुट करता हूं तो पोलिनोमियल का अलग रिजल्ट आएगा, मतलब डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट रिजल्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास वेरिएबल क्या है यहां पे, x। क्लियर। दूसरी टर्म क्या है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, जो वैल्यू चेंज ना हो, जो वैल्यू टाइम टू टाइम बदले ना, फिक्स रहे, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। अब पोलिनोमियल के अंदर ऐसी कौन सी वैल्यू आपको नजर आ रही है जो कि फिक्स रहने वाली है, 5 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, जो भी हमारी इंटीजर वैल्यूज हैं ये हमारी क्या कहलाएंगी, सारी की सारी कांस्टेंट कहलाएंगी, जो कि टाइम टू टाइम चेंज नहीं होंगी। पोलिनोमियल के अंदर कुछ भी वैल्यू पुट होती रहे, हमेशा 5, 2 और 6 अपना ही रिजल्ट देने वाली है, ये फिक्स रहने वाली है। थर्ड टर्म की बात करें बच्चों, कोफिशिएंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। कोफिशिएंट्स का मीनिंग क्या है, जो हमारे पास यहां पे वेरिएबल है ना बच्चों, जैसे x² हो गया, x हो गया, इनके आगे जो भी हमारी डिजिट यूज हो रखी है, मैथमेटिकल डिजिट्स, वही क्या कहलाएगी, हमारे कोफिशिएंट्स कहलाएंगे। ध्यान से सुनो, यहां पे अगर मैं पूछ लूं x² का कोफिशिएंट क्या है तो 5, x का कोफिशिएंट क्या है 2। ध्यान से देखो मैंने क्या कहा है, x² का कोफिशिएंट 5, x का कोफिशिएंट क्या है 2। इस प्रकार से हमें देखना है, तो ये हमारे कोफिशिएंट हो गए। नेक्स्ट बात करें भाई एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है कि हमारी जो पोलिनोमियल है बच्चों, उसके अंदर जो वेरिएबल है वो कितने टाइम्स यूज हो रखा है, या उसकी कितनी पावर है हमारी एग्जिस्ट करती है। देखो यहां पे x की पावर क्या है 2, यहां पे x की पावर क्या है 1, तो ये पावर्स जो है हमारी वेरिएबल की वो क्या कहलाएंगी, हमारी एक्सपोनेंट्स कहलाएंगी। लास्ट में बच गया भाई ऑपरेटर। ऑपरेटर आपको पता है, जो कि हमारी चीजों को चलाता है या पोलिनोमियल को सोल्व आउट करता है, हेल्प करता है। तो यहां पे प्लस माइनस के साइन क्या कहलाएंगे, हमारे ऑपरेटर कहलाएंगे इन पोलिनोमियल। सारी चीजें क्लियर हो गई, चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ रहे हैं हम, ताकि हमें सारी चीजें क्लियर होती चले। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आ गया भाई हमारा, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, कि किसी भी एक गिवन पॉइंट पे हमारी पोलिनोमियल का क्या रिजल्ट होगा, ये चीज फाइंड आउट करना क्या कहलाता है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। अब इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, पढ़ लेना, बिल्कुल इजी सी है, बाकी मैंने समझाई दी आपको बात। अब यहां पे क्या कर रखा है, मैंने एक पोलिनोमियल ले रखी है इन एक्स वेरिएबल, p ऑफ x इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 4 एट x इक्वल टू 3। हमें क्या करना है, मतलब x इक्वल टू 3 पॉइंट पे हमें इस पोलिनोमियल का रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो कर लेते हैं भाई, क्या आएगा देखो, सिंपल सी बात है, x इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, अपनी पोलिनोमियल में x की जगह हमें 3 पुट कर देना है। तो करो भाई पुट, यहां पे पोलिनोमियल एट 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 4। x की जगह क्या पुट कर दिया बच्चों, 3 पुट कर दिया। सिंप्लीफाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, माइनस 3 3 जा 9 प्लस 4, फाइनल वैल्यू क्या आ गई 9 2 जा 18 माइनस 9 प्लस 4। लास्ट में बात करें 18 में से 9 गया 9, 9 और 4 क्या हो गया 13। तो पोलिनोमियल इन एट पॉइंट 3 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 13 आ गया, ये आंसर आ गया। ऐसे ही करना है। अब आपको क्या करना है, x इक्वल टू -2 पे और x इक्वल टू 5 पे इस पोलिनोमियल का रिजल्ट फाइंड आउट करना है। आपको आंसर कमेंट करना है, पता लग जाएगा आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। अभी फटाक से रफ साइड कर लो इसको और हम मुझे आंसर कमेंट जरूर कर देना। अब आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 11 12th में भी आता है,
कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चंस में भी आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ जाता है। अब भाई डिग्री का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। द हाईएस्ट और द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल इक्वेशन। जो भी हमारा पोलिनोमियल इक्वेशन होता है या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसके अंदर जो वेरिएबल होता है बच्चों, वेरिएबल बोले तो इंग्लिश अल्फाबेट, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहा जाता है। समझ में आ गई बात। उस बात को करने के बाद आपको 2 पॉइंट्स पे ध्यान देना, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिग्री नेवर बी नेगेटिव नॉर बी फ्रैक्शनल। किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री जो है बच्चों, ना तो कभी नेगेटिव होगी और ना ही कभी फ्रैक्शनल होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। जो हमारी कांस्टेंट पोलिनोमियल होगी ना, उसकी डिग्री हमेशा क्या होगी, जीरो। कैसे होती है वो समझो ध्यान से। सबसे पहले देखो, मान लो मैंने एक कांस्टेंट ले लिया 5, ठीक है, एक टर्म हो गई भाई, पोलिनोमियल हो गई। अब इसकी अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री बच्चे क्या करते हैं, टीचर्स रटवा देते हैं कि भाई कांस्टेंट दिखे डिग्री 0 बोल दो, बट 0 होती कैसे है, देखो ध्यान से। 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 × 1 लिख सकता हूं या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 की वैल्यू अगर मैं बात करूं x की पावर 0, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1। किसी की भी पावर 0 है हमेशा 1 रिजल्ट देती है, तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 5 × x की पावर 0 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। तो यहां पे देखो वेरिएबल क्या आ गया मेरा x, उसकी डिग्री क्या आ गई, 0, पावर 0 है, तो इसका मतलब कांस्टेंट की डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है। क्लियर हो गया ना। अब मैंने 3 एग्जांपल ले रखे हैं, तीनों एग्जांपल से मैं एक बताऊंगा, दूसरा तीसरा आपको कमेंट करके बताना है। ध्यान से देखो भाई, यहां पे पोलिनोमियल इन x वेरिएबल दे रखी है, इसकी डिग्री बता दो। पहले x की पावर देखो, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, हाईएस्ट पावर कहां है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई हमारी, 3 हो गई। आगे वाले 2 के आपको आंसर मुझे कमेंट करने हैं। 3 टाइप की क्या है बच्चों, मोनोमियल्स, सेकंड क्या है बाइनोमियल्स, और थर्ड क्या है हमारी ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होता है, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद 1 टर्म। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर ओनली सिंगल टर्म होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल्स कहते हैं। एग्जांपल देख लो, 3x हो गया, 7 हो गया, एक सिंगल टर्म यूज हो रही है, तो ये क्या कहलाएंगे, मोनोमियल्स कहलाएंगे। बाइनोमियल की बात करें तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद 2 टर्म्स, जिसके अंदर 2 टर्म होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। अब यहां पे देखो 3x + 2 हो गया, a² - 5 हो गया, 2 टर्म यूज हो रही हैं, तो ये क्या होगी, बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल नाम से ही क्लियर है, जिसके अंदर 3 टर्म होंगी। यहां पे ध्यान से देखो, x², 2x और 1, 3 टर्म आ गई, तो ये क्या कहलाएगी बच्चों, ट्राइनोमियल कहलाएगी। क्लियर, समझ में आ गया यहां तक। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर आपको हो चुका है, और जो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो आपके सामने आ गया। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल एंड देयर ग्राफ। हमारी पोलिनोमियल जो आपके सिलेबस के अंदर है वो कौन कौन सी हैं, और उनके ग्राफ कैसे होते हैं। अब ग्राफ से डरने की जरूरत नहीं है कि ग्राफ आ गया कैसे समझ में आएगा, अरे डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, क्यों टेंशन ले रहे हो, इजीली समझ में आएगा भाई, ध्यान से देखना बस। क्या है, सबसे पहले हमारी जो पोलिनोमियल आती है वो आती है बच्चों लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर का मतलब क्या होता है, सीधा, स्ट्रेट, बस यही चीज है। अब ध्यान से देखना, लीनियर पोलिनोमियल के बारे में 4-5 पॉइंट बताएंगे, और वो चारों पांचों पॉइंट जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने में हेल्प करेंगे। देखो क्या है, द डिग्री ऑफ लीनियर पोलिनोमियल इज ऑलवेज 1। लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होगी, हमेशा 1 होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, एंड हैविंग ओनली 1 जीरोज। जीरोज को हम क्या कहते हैं, फैक्टर भी कह सकते हैं, रूट भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। हमेशा जो लीनियर पोलिनोमियल होगी बच्चों, उसका एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, उसका एक ही फैक्टर एग्जिस्ट करेगा। दूसरा पॉइंट क्लियर, द ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई देगा, एंड इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली, और हमेशा एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पे वो कट करेगा। चारों पॉइंट माइंड के अंदर सेट हो गए। क्वेश्चन आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि लीनियर पोलिनोमियल जो है एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा, या 3 पॉइंट पे कट करेगा, तो फटाक से आंसर क्या लगाएंगे, लीनियर पोलिनोमियल है तो 1 पॉइंट पे कट करेगा, हो गया आंसर। समझ में आ गया। डिग्री कितनी होती है लीनियर पोलिनोमियल की, 1 होती है सर। हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा लीनियर पोलिनोमियल का, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा।
लीनियर पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन कितने होते हैं? एक ही सॉल्यूशन होता है सर। पॉइंट क्लियर? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी क्लियर? आगे चलते हैं भाई, देखो ध्यान से। मैंने क्या ले रखा है यहां पे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल आपको दिखा रखी है। क्या है? ax प्लस बी, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। तो यहां पे क्या है? ax प्लस बी। इसको और एग्जांपल से लेके देखते हैं हम। पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल मैंने ले दिया यहां पे 5x प्लस 3। ये क्या बन गई मेरी? पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। और ये हमारी क्या कहलाएगी? लीनियर पॉलिनोमियल। क्योंकि इस फॉर्म में है ना, a और b क्या आएंगे हमारे? यहां पे डिजिट्स आएंगी मैथमेटिकल, और x वेरिएबल के अंदर लिखी जाएगी। और ले सकते हैं पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल लिखता हूं, मान लो मैं 2x माइनस 6 लिख दिया। सॉरी, y वेरिएबल था ना, तो यहां पे भाई y लेना पड़ेगा। तो ये ले लेते हैं हम 2y माइनस 6। तो ये भी हमारी क्या होगी? लीनियर पॉलिनोमियल होगी। अब ग्राफ के अंदर बात करें, ये x एक्सिस हो गई हमारी बच्चों, और ये हमारी क्या हो गई? y एक्सिस। और ये हमारी क्या होगी? पिंक वाली लाइन y इज इक्वल टू ax प्लस b की लाइन है, जो कि हमारी x एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है। y से हमें कोई मतलब नहीं है, बस x एक्सिस को देखना है कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है। ये एक पॉइंट पे कट कर रही है। समझ में आ गया? ये सिंपल सा ग्राफ था। सेकंड जो होता है हमारा, वो आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे क्वाड्रेटिक के, क्यूबिकल के। क्वाड्रेटिक के अंदर क्या होंगे? चारों पॉइंट दोबारा समझते हैं क्या है। द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 2। जो हमारी डिग्री होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो कितनी होगी बच्चों? 2 होगी। एंड हैविंग 2 जीरोज। और उसके सॉल्यूशन कितने एग्जिस्ट करेंगे? 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। जितनी डिग्री होगी ना, उतने ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं हमारे पॉलिनोमियल के। आगे क्या कहा है? द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोलिक। इसका जो ग्राफ है हमेशा पैराबोलिक बनता है, इस टाइप का, ऐसे यू टाइप का। अपवर्ड भी बन सकता है, ऊपर की तरफ खुला हुआ भी, या फिर नीचे डाउनवर्ड ऐसे भी बन सकता है। ये क्या होंगे? हमारे पैराबोलिक शेप होगी। तो वो किसकी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट मोस्ट 2 पॉइंट। और ज्यादा से ज्यादा वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करेगी बच्चों? 2 पॉइंट पे कट करेगी। तो क्लियर बात होगी, जितनी डिग्री होगी उतने ही सॉल्यूशन होंगे, और उतने ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को वो कट करेगी। तो यहां पे एक इक्वेशन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जांपल ले लेते हैं एक। पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, मान लो मैंने ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर बात है? आगे चलते हैं। थर्ड आती है बच्चों क्यूबिकल इक्वेशन। क्यूबिकल पॉलिनोमियल क्या होती है? डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 3। इसकी डिग्री 3 होगी एंड हैविंग 3 जीरोज, और इसके 3 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। एंड द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट मोस्ट 3 पॉइंट। और ये हमारा क्या करेगा? एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट करेगा। एक तो ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है क्यूबिकल की, कैसी भी शेप हो सकती है। तो ये हमारा क्या होगा? रैंडम शेप पे एग्जिस्ट करेगी इसकी। तो और मेन चीज ध्यान देने की क्या है कि इसके 3 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। वो 3 पॉइंट पे वो कट करती है और 3 ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देख लो क्या है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूं। px इक्वल टू, मान लो हमने ले लिया 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस में 9। ये हमारी क्या आ गई? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये हमने एक एग्जांपल से क्यूबिकल इक्वेशन लिख के दिखा दी। क्लियर बात हो गई यहां पे भी? आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्या दे रखा है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई भाई, कि जो हमारी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स होते हैं ना, स्टार्टिंग में बताई थी मैंने 5 टर्म, उनके अंदर कोफिशिएंट भी नाम की चीज बताई थी। तो अगर नहीं पता है तो वो एक बार रिपीट कर लो, वहां से वो समझ लो, फिर यहां पे आ जाना। अब यहां पे क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। कि जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है पॉलिनोमियल के। सबसे पहले कहते हैं हम जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल हमारी किस फॉर्म में थी बच्चों? इफ ax प्लस बी इज गिवन लीनियर पॉलिनोमियल
देन जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल इज माइनस बी बाय ए। क्या कहा है, अगर आपके पास कोई भी लीनियर पोलिनोमियल दे रखी है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो इसका जो जीरोज होगा या फिर फैक्टर होगा या फिर हम कह सकते हैं रूट होगा या फिर हम कह सकते हैं सॉल्यूशन होगा, कोई भी टर्म देखने को मिल जाए, घबराना नहीं है कि रूट क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, जीरोज क्या होता है, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये, इन सब का मीनिंग सेम है। हमेशा इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, माइनस का बी बाय ए करके। सर माइनस का बी बाय ए क्या है, देखो ये जो होगा वो बी और ये जो होगा वो ए। अब देखो कैसे, एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया पी एक्स इक्वल टू 5x प्लस 3, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो भाई। पी एक्स इक्वल टू क्या है, ए एक्स प्लस बी। अब मैं आपसे पूछूं ए की वैल्यू क्या होगी कंपेयर करके, ए इक्वल टू 5 होगा और बी इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। तो इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे निकलेगा, माइनस का बी बाय ए करके। तो क्या आ गया भाई, b की वैल्यू क्या थी 3, तो माइनस का 3 डिवाइड बाय a की वैल्यू क्या थी 5, तो माइनस का 3 बाय 5 क्या आ गया, सॉल्यूशन। इसका आंसर आ गया। इस वैल्यू पे हमारी इक्वेशन का रिजल्ट जो होगा वो 0 होगा, करके देखना ना पुट। x की वैल्यू माइनस 3/5 पुट करके देखना, इस पे हमारा जो पोलिनोमियल का रिजल्ट है वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारी पोलिनोमियल की क्या कहलाएगी, जीरोज कहलाएगी। दूसरा तरीका भी होता है, वो क्या है, सिंपल सा देखो। हमारे पास क्या दे रखा था, पी एक्स इक्वल टू 5x प्लस 3। हमें क्या करना है, इस पी एक्स को 0 लेके आना है, पी एक्स का रिजल्ट 0 चाहिए ना, इसको 0 रख दो। 0 इज इक्वल टू 5x प्लस 3 को लेफ्ट साइड लेके आए, माइनस 3 इज इक्वल टू 5x, और यहाँ पे 5 को नीचे लेके आएंगे तो माइनस का 3/5 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3/5। तो ये भी हमारा क्या है, एक तरीका है। बट अगर कोफिशिएंट्स और जीरोज का रिलेशन की बात करें तो वो क्या होता है, माइनस का बी बाय ए से हमारा रिजल्ट निकलेगा, कैसी भी लीनियर पोलिनोमियल दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे ना वहां से और क्लियर हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं ये सोचो कि सर कुछ समझ में नहीं आया, भाई 30-40% तो कुछ तो आ गया होगा कि किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का अगर सॉल्यूशन निकालना है, जीरो निकालना है, फैक्टर निकालना है या फिर रूट निकालना है, तो वो माइनस बी बाय ए से निकलेगा या फिर इस तरीके से निकलेगा। अब बात करते हैं जीरोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो उसके अंदर कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चों, 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे और उसके 2 ही फैक्टर होंगे, 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना क्या है। इफ ax square plus bx plus c is a given quadratic polynomial then zeros of the quadratic polynomial is। अब यहां पे हम क्या मान लेते हैं कि अल्फा बीटा जो है 2 इसके सॉल्यूशन है या रूट है या जीरोज है। हमें नहीं पता भाई ax square plus bx plus c कैसी इक्वेशन है, उसके हमने बस सॉल्यूशन मान लिए, 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे और जो हमारे क्या है अल्फा और बीटा। अब इसके अंदर क्या आती है भाई, सबसे पहली चीज आती है सम ऑफ जीरोज और सेकंड टर्म आती है भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर हम फैक्टर्स का सम निकाल ले तो वो कैसे निकलेगा, और प्रोडक्ट अगर हम यहां पे फैक्टर्स का निकालते हैं तो वो कैसे निकलेगा, किससे, पोलिनोमियल से। सिंपल सी बात है, अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो कैसे करना पड़ेगा, माइनस का बी बाय ए। अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर अल्फा बीटा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सी बाय ए करना पड़ेगा। देखो कैसे, मान लो भाई इक्वेशन ले ली हमने, पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5। इसको हमें किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब यहां पे कंपैरिजन करो, ए की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है सर, b की वैल्यू, यहां प्लस साइन है यहां माइनस साइन है, तो b की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, माइनस का 3 हो गई, ये भी क्लियर है सर। c की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, ये भी क्लियर है। कर लेंगे सर, इतना तो हम आसानी से कर लेंगे। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके कि इसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट करो। तो सम ऑफ जीरोज कैसे निकलेगा, ऐसे लिखेंगे सर, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या था, माइनस का बी बाय ए। बी की वैल्यू क्या है बच्चों, -3,
यहां पे माइनस साइन ऑलरेडी है और बी की वैल्यू -3 पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या थी हमारी 2, माइनस माइनस प्लस, तो 3/2 क्या आ गया, सम ऑफ जीरोज आ गया। है ना इजी, हलवा है ना बिल्कुल। अब आगे बात करेंगे, सेकंड चीज क्या निकालनी मिलेगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज C/A करना है आपको। C क्या था 5, A क्या था 2, तो 5/2 क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। निकाल दिया सर, आ गया समझ में, बिल्कुल इजी था ये तो। ठीक है, क्लियर हो गया, ऐसे फाइंड आउट करना है। अब लास्ट बात करेंगे भाई, क्यूबिकल अगर इक्वेशन दे रखी है, क्यूबिकल जीरो ऑफ ए क्यूबिकल पॉलिनोमियल, वो कैसे निकलेगा। उसके अंदर 3 निकलेंगे, 3 चीजें होंगी ना, क्यूबिकल है तो भाई 3 ही जीरोज एग्जिस्ट करेंगी। तो यहां पे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है ax³ + bx² + cx + d, और इसके अंदर हमें क्या मानने पड़ेंगे, 3 फैक्टर मानने पड़ेंगे, अल्फा बीटा गामा, क्योंकि इसकी 3 जीरोज एग्जिस्ट करने वाली हैं। 3 ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे ना भाई क्यूबिकल के। तो हमने क्या मान लिया, एक तो अल्फा मान लिया, एक बीटा मान लिया, एक गामा मान लिया। अब यहां पे 3 चीजें आएंगी हमारी। सबसे पहली क्या आएगी भाई, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। सेकेंड टर्म क्या होगी भाई, देखो ध्यान से, सम भी है और प्रोडक्ट भी है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और लास्ट क्या है हमारे पास यहां पे, ओनली प्रोडक्ट, तो ये क्या बोली जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब भाई एग्जाम के अंदर पूछ ले कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, C/A के। अगर सम ऑफ जीरोज पूछ ले तो वही पिछले वाला चलेगा, माइनस का B/A। अब बात आ गई प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का D/A। याद रखना ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के साथ समझा भी देता हूं। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक इक्वेशन मान लेनी है, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल मान लेते हैं भाई, 2x³ - 3x² प्लस का 4x और प्लस में, चलो माइनस में 9 मान लिया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। Px इक्वल टू क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax³ + bx² + cx प्लस में d। कंपेयर कर लो भाई, चारों वैल्यू निकाल लो। a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2 आ गया सर समझ में। b की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो क्या आ गई, -3, ये भी आ गई सर समझ में। C की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे क्या आ गई, 4 आ गई सर। और D की वैल्यू की बात करें तो क्या आ गई, -9 आ गई, ये भी आ गई सर। चारों वैल्यू ऐसे सर्कल करके लिख लोगे या नहीं लिख लोगे, ठीक है। सबसे पहले पूछे आपसे सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज कैसे निकलेगा भाई, माइनस का B/A से जैसे निकलता आया है वैसे ही। B की वैल्यू क्या है, -3, तो -3 क्या हो जाएगा, +3। डायरेक्ट लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तो देखो माइनस साइन ऑलरेडी है और ये b की वैल्यू -3 है, तो -3/A की वैल्यू 2, तो क्या आ गया, 3/2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकलेगा भाई, C/A से निकलेगा। C/A है तो C की वैल्यू क्या निकली है हमारी, 4, A की वैल्यू 2, 2 से कट कर दिया तो कितना आ गया, 2 आ गया। 2/1 लिख दो या 2 लिख दो। लास्ट बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकलेगा, माइनस का D/A करके। D की वैल्यू क्या है, -9, माइनस माइनस प्लस 9/2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। पता चल गया लीनियर इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और क्यूबिकल इक्वेशन का सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या सॉल्यूशन या रूट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। ये आ गए, क्लियर बात समझ में आ गई। आगे चलें, अब जो ये आए हैं ना 3/2, 2 और 9/2, ये 3 इसके फैक्टर हैं। जो हमारी इक्वेशन थी ना, ये इसके तीनों फैक्टर हैं। इन वैल्यूज को अगर यहां पुट करोगे ना तो हमारा रिजल्ट 0 आएगा। करके देखना एक बार, ठीक है। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 फैक्टर निकले थे ना, वो अगर हम पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। वो इस पॉलिनोमियल के, गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर या जीरोज कहलाएंगे बच्चों। क्लियर बात, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज क्या आ गई भाई, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भाई, ये कौन सी बला आ गई।
क्लास 9th के अंदर पढ़ी होगी आपने, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती थी, आपको उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होते थे, तो आप क्या करते थे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते थे। अगर मान लो आपको ऐसी इक्वेशन मिल जाए बच्चों जिसके फैक्टर एग्जिस्ट ना करते हो, जिसके आपके मिडल टर्म को स्प्लिट करने में भाई पंखे फट जाए, भाई मेरे से नहीं हो रहा, मुझे तो निकल ही नहीं रहे क्वेश्चन में कि भाई इसके फैक्टर क्या होंगे, किस किस का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो उस टाइम पे कौन हेल्प करता है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट हेल्प करता है उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर फाइंड आउट करने में। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है बच्चों, ध्यान से देखना। फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसे निकलेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac से। अब ये abc क्या आ गए भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके निकाल लेते ना अभी abc, तो वही है बस। इन वैल्यूज को पुट करके हम d निकाल सकते हैं। दिस डिफाइन द नेचर ऑफ द रूट्स, ये जो है हमारा रूट्स का नेचर डिफाइंड करता है कि हमारे जो रूट्स हैं, जीरोज है, फैक्टर हैं या सॉल्यूशन है, वो कैसे हैं। अब भाई d की वैल्यू आपको 3 प्रकार की मिल सकती है। सबसे पहली d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी आ सकती है, +1 आ गया, +2 आ गया, +3 आ गया, प्लस का अप टू जो भी आ गया। उस टाइम पे क्या होगा, देन ग्राफ ऑफ px इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है बच्चों, तो हमारा जो ग्राफ है ना, वो जो लाइन बनेगी ग्राफ की, वो x एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगी, और रूट्स और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर रियल एंड अनइक्वल। और जो हमारे रूट्स निकलेंगे ना, जो जीरोज निकलेंगे, फैक्टर निकलेंगे, वो रियल भी होंगे और अनइक्वल होंगे, मतलब एक दूसरे से अलग होंगे। पहली बात क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ d इज इक्वल टू 0, अगर हमारा क्वेश्चन सोल्व आउट करते टाइम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाए 0, देन द ग्राफ ऑफ px विल टच x एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। तो वो x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, एंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर रियल एंड इक्वल। रूट तो 2 ही निकलेंगे उसके भी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्यूशन तो 2 ही निकलेंगे, पर दोनों सॉल्यूशन क्या होंगे, सेम होंगे। एक सॉल्यूशन अगर 2 निकल गया तो दूसरा भी 2 ही निकलेगा, तो इसीलिए वो x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करती है, ओनली 2 पे कट करेगी। थर्ड बात करें, क्या है, d लेस देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है बच्चों, द ग्राफ ऑफ px नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट x एक्सिस एंड विल नॉट हैव एनी रियल रूट। क्या कहा है, अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो उस टाइम पे वो x एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करेगा, और हमारे जो रियल रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लियर। अब यहां पे इसके ग्राफ भी दिखा रखे हैं मैंने, ध्यान से देखना क्या है। सबसे पहले बात करें b स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हमारा ग्राफ क्या कहा था मैंने, 2 पॉइंट पे कट करेगा, कट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर d की वैल्यू एग्जैक्ट 0 आ जाए, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई एग्जैक्ट 0, तो हमारा ग्राफ जो है एक ही पॉइंट पे कट करेगा, और रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अगर d की वैल्यू आ जाए भाई लेस देन 0, मतलब नेगेटिव, तो हमारा ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कट नहीं करेगा, और रूट्स जो होंगे रियल रूट एग्जिस्ट उसके नहीं करेंगे। अब यहां पे मैंने एक इक्वेशन ले रखी है 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8, इससे d की वैल्यू निकालना सिखाता हूं आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू 3 हो गई सर, b की वैल्यू 10 आ गई सर, c की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 8 हो गई सर। तीनों वैल्यू लिख ली। d निकालना है, d किसके इक्वल होता है बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac के। वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या थी 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 3, और c की वैल्यू क्या है -8। देखो क्या वैल्यू आती है, 10 का स्क्वायर 100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 3 जा, सॉरी 4 3 जा क्या हो गया 12, 12 8 जा क्या हो गया 96, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई 196। देख लेना कैलकुलेशन। तो d की वैल्यू क्या आ गई भाई, ग्रेटर देन 0 आई है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट करेगी कि इसके रूट जो है रियल भी होंगे और अनइक्वल होंगे। अब इसके रूट आपको निकाल के दिखाता हूं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। देखो कैसे निकाल लेंगे, बिल्कुल इजी सा है। 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8, चेक करते हैं भाई क्या इसके रियल रूट और अनइक्वल रूट आएंगे या नहीं।
सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे 1 नहीं है तो 8 की 3 से मल्टीप्लाई की तो 24 और 10। हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि प्रोडक्ट करें तो 24 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आए। तो 12 2 जा 24 होता है और 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 10 भी आ रहा है, मिल गए वही फैक्टर। 3x², बड़ा साइन हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि यहां पे प्लस है, तो 12x माइनस 2x माइनस 8। इसमें से कॉमन क्या आ गया, 3x कॉमन, यहाँ पे x प्लस 4, फिर यहां से दोनों में से माइनस 2 कॉमन आ गया तो अंदर आ गया x प्लस 4। क्लास 10 और 9th में सीख रखे हैं ना भाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो यहाँ पे एक तो फैक्टर आ गया 3x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया x प्लस 4। इनको इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो 2/3 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक -4। दोनों रियल वैल्यू हैं और दोनों अलग अलग आई हैं, थी ना पहले वाली ही ग्राफ की बात। क्लियर। तो डिस्क्रिमिनेंट से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे रूट्स कैसे होंगे। अब भाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो यहां पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, क्या है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे किया जाता है। क्लास 9th में अगर ध्यान नहीं है तो यहां पे थोड़ा सा समझ लेंगे भाई। क्या है सबसे पहला काम, पहला स्टेप क्या है, जो भी हमारी पावर 2 है ना जिस भी वेरिएबल की, उसके आगे 1 होना कंपलसरी है। 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो लास्ट में टर्म होती है ना कांस्टेंट, ये तो होती है हमारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब ऐसे फैक्टर निकालने की प्रोडक्ट आए 12 और बीच में जो होती है ना हमारी, उसको स्प्लिट किया जाता है, उसको तोड़ के लिखा जाता है। तो ये क्या होगा हमारा सम या फिर डिफरेंस करके क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ऐसे फैक्टर निकालने हैं। अब भाई 12 के ऐसे फैक्टर बताओ कि जिनका हम सम करें या डिफरेंस देखें तो 7 आ जाए। 4 3 जा 12, 4 और 3 7 होता है, बिल्कुल इजी है। तो यहां पे क्या हो गया, x² प्लस में 4x प्लस में 3x प्लस में 12। तो मतलब 7x को मैंने क्या कर दिया, इन दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। अब इन दो टर्म में से कॉमन निकालो, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन। यहां पे एक x बच गया, यहां पे 4 आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, 12 को मैं 3 × 4 लिख सकता हूं। 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो प्लस का 3 कॉमन, यहां पे बच गया x और यहां से 3 बाहर चला गया तो बच गया 4। तो एक तो फैक्टर आ गया x प्लस 4 और दूसरा फैक्टर क्या हो गया, x प्लस 3। ये दो फैक्टर आ गए। क्लियर बात है। अब भाई बात आती है सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन के अंदर क्या है बच्चों, अगर x² के आगे 1 नहीं है तो हमें क्या करना है, इस कांस्टेंट टर्म को लास्ट वाली कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेना है और एक रफ साइड यहां पे काम कर लेना, एक इक्वेशन बना लेनी है। कैसे बनेगी, इस 3 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो क्या बन गया, x² माइनस प्लस का 10x और माइनस का 8, 3 जा क्या हो गया 24। ये बन गई हमारी इक्वेशन एक। बात करें तो उसको रफ साइड करना है, ठीक है, सिंपल इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, ऐसे फैक्टर निकालने कि प्रोडक्ट करें तो -24 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आए। बिल्कुल इजी है। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था, 12 2 जा 24। तो हमें क्या लेना है, 12 और 2 लेना है। ये दो फैक्टर आएंगे। अब बात आती है इनमें कौन सा पॉजिटिव लिया जाए कौन सा नेगेटिव लिया जाए, या दोनों पॉजिटिव लिए जाए। अगर क्वेश्चन में अगर कोई नेगेटिव साइन है ना बच्चों, तो कंपलसरी है कि भाई एक तो नेगेटिव होगा ही होगा, ठीक है। अगर यहां पे नेगेटिव साइन है बीच में तो भाई चांसेस हैं आपके कि दोनों के दोनों आपको नेगेटिव लेने पड़ सकते हैं। वो आपको कंडीशन पे देखना है। हमें क्या चाहिए भाई, प्लस का 10 चाहिए, तो इसका मतलब बड़ी टर्म को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करते टाइम हमें लास्ट में माइनस का 24 भी चाहिए, तो छोटी टर्म को नेगेटिव ले लेते हैं। अब देखो 12 में से 2 जाएगा तो बड़ी टर्म पॉजिटिव है तो 10 बचेगा प्लस का। मल्टीप्लाई करें 12 2 जा माइनस का 24 हो जाएगा, बन गए फैक्टर x² प्लस का 12x माइनस का 2x माइनस 24। इन फैक्टर्स को यहां लिखेंगे अब। तो यहां पे क्या बन जाएगा हमारे पास, x² प्लस का 12x माइनस का 2x माइनस 24। यहां पे देखो दोनों टर्म में से x को मना रहा है तो अंदर बच गया x प्लस 12। यहां माइनस है यहां माइनस है, माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो यहां पे x और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर चला गया तो प्लस का 12। तो एक तो फैक्टर आ गया भाई x प्लस 12 और दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस 2। x की वैल्यू निकालनी हो तो हमें क्या करना पड़ता है, इनको x प्लस 12 इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे
तो x की वैल्यू क्या आ गई -12, ये जीरोज आ गई, इसका फैक्टर आ गया। दूसरा x -2 को 0 पुट करेंगे तो x = 2 भी इसका फैक्टर आ गया। दो फैक्टर आ गए ना, -12 और 2। अब भाई एक काम और करते हैं, जो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते थे ना हम, उससे भी देखते हैं, चेक करते हैं -12 और 2 ही आएंगे या नहीं आ रहे। एक बार देख लें, लास्ट स्लाइड है, इससे आगे तो खत्म है इंट्रोडक्शन सारा, तो भाई देख लेते हैं एक बार। x² + 10x - 24, ax² + bx + c। a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई 10 और c की वैल्यू क्या हो गई -24। सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a, तो -b करेंगे तो क्या आ गया -10 / 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो क्या होता है c/a, c की वैल्यू क्या है -24/1। अब देखो भाई, सम ऑफ जीरोज अगर मैं करता हूं, -12 और 2 को ऐड करूं, सम ऑफ जीरोज का मतलब दोनों फैक्टर्स को ऐड करना, तो -12 और 2 को ऐड किया तो -10 ही तो आएगा। अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करता हूं -12 और 2 की, तो -12 2 जा -24 ही तो आएगा प्रोडक्ट। तो क्लियर बात है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पे भी अप्लाई करके देखोगे तो वो भी आ जाएगा आपका। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।